ठीक है, हमने आपको पढ़ाया था जब संविधान सभा पढ़ा रहे थे तो उस वक्त हम आपको क्या बताए थे बाबू लोग कि जब संविधान सभा में संविधान निर्माण का कार्य किया जा रहा था तो इसी क्रम में एक मूल अधिकारों से संबंधित उप समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक ना, जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे और जेबी कृपलानी के अध्यक्षता में जिस समिति ने मूल अधिकारों के लिए जो एक प्रस्ताव रखा, मूल अधिकारों का जो एक खाका तैयार किया, वो बहुत ही लंबा चौड़ा खाका था, विस्तृत खाका था। ठीक ना, सभी को उन सभी जो भी प्रावधान उसमें जोड़े गए थे, मूल अधिकारों की जो इतनी लंबी सूची दी गई थी, उन सूचियों को पूरा कर पाना उस वक्त राज्य की स्थिति से बाहर था। वो इसलिए था कि राज्य के पास उस वक्त पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं थे और प्रशासनिक जटिलता के कारण भी उन नीतियों को लागू करने में कठिनाई हो रही थी। इसीलिए इसको क्या किया गया, कुल मूल अधिकारों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, मूल अधिकारों को दो भागों में बांट दिया गया बाबू। एक मूल अधिकार वैसा था कि जिसके लागू नहीं होने पर, या एक मूल अधिकार ऐसा था जिसके उल्लंघन होने पर हम सीधे कहां जा सकते थे, तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते थे। न्यायालय में जाकर उसके खिलाफ हम क्लेम लगा सकते थे कि हुजूर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, आप हमारे मौलिक अधिकारों को वापस दिलवाइए। तो न्यायालय के द्वारा ये प्रवर्तनीय थे, ये मूल अधिकार जो थे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय बनाए गए। परंतु कुछ ऐसे अधिकार थे जिसे राज्य देने की स्थिति में नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, देश में उस वक्त इतने संसाधन नहीं थे कि उन मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए अगर न्यायालय जाते तो राज्यों के ऊपर बहुत आर्थिक दबाव बढ़ जाता। ठीक है, तो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी, वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाती। ऐसी स्थिति में क्या किया गया कि कुछ मूल अधिकारों को वाद योग्य बना दिया गया, कुछ मूल अधिकारों को अवाद योग्य रखा गया। अवाद योग्य कहने का मतलब ऐसा होता है कि अगर उसका उल्लंघन किया जाता है, अगर राज्यों के द्वारा आपको उन अधिकारों को नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप न्यायालय का शरण नहीं ले सकते। आप न्यायालय जाकर ये नहीं कह सकते कि हुजूर हमारा ये राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत वाला जो अधिकार है ये हमको नहीं दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि राज्य के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, संविधान के द्वारा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में जिन अधिकारों का वर्णन किया गया, वो अधिकार न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बोलिए? तो मूल अधिकारों की जो उपसमिति बनी थी जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में, उन उपसमिति ने क्या किया था, मूल अधिकारों का एक लंबा चौड़ा, ठीक ना, बहुत ही विस्तृत और व्यापक, ठीक है, एक सूची तैयार की थी अधिकारों की। और उन सभी अधिकारों को दे पाना राज्य के बस के बात नहीं था, राज्य के बस से बाहर की बात थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उन अधिकारों की जो सूची थी, उन अधिकारों की सूची को दो भागों में बांट दिया गया। एक सूची में मूल अधिकार रह गया, एक सूची में बाबू लोग क्या रह गया, मूल अधिकार रह गया, और दूसरी सूची में उसे राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत बना दिया गया। राज्य का क्या बना दिया गया बाबू? तो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत बना दिया गया, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत बना दिया गया। और जैसा कि आप सबको हमने पढ़ाया है, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए आप क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और वहां जाकर आप क्या करवा सकते हैं, तो अपने मूल अधिकारों को लागू करवा सकते हैं, जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यायालय के द्वारा क्या है बाबू लोग, तो ये न्यायालय के द्वारा वाद योग्य है, ये न्यायालय द्वारा क्या है, वाद योग्य है। यानी इसका हनन होने पर, मौलिक अधिकारों के छीन जाने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं और उससे वापस मांग कर सकते हैं। परंतु ये जो नीति निदेशक सिद्धांत में जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है, ये ऐसे सिद्धांत